तो दोस्त लोग, हम लोग जानते हैं कि मॉनिटरिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मॉनिटरिंग से हम लोग को बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। हमारी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या सिस्टम कैसे चल रहा है और क्या इश्यूज आ रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग मॉनिटरिंग यूज करते हैं। और फिर उससे जो फीडबैक मिलता है उससे हम लोग अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं या फिर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। तो मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। उनमें से जो एक टूल है वो है ELK स्टैक। और इस वीडियो में हम लोग ELK स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। पर दोस्तों, चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ग्रेट लर्निंग के एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव के बारे में। तो अगर आपको कोई भी कोर्स करना है कोई भी डोमेन में, तो जरूर ग्रेट लर्निंग एकेडमी पर जाइएगा, जहां पे आपको 80 से ज्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे। आप एनरोल कीजिए और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसको खत्म करने पे। अगर आप चाहते हैं यही सेम चीज करने की एक मोबाइल पे, तो आप हमारे ग्रेट लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं और ये कंप्लीटली फ्री हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस ट्यूटोरियल को चालू करते हैं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, ELK, प्रोमीथियस और ग्राफाना के साथ चलिए गाइस, अब हम लोग लर्न करेंगे कि हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं, और वो भी ELK टूल के सेट के साथ, प्रोमीथियस और ग्राफाना। तो जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है वो डेवॉप्स का एक और फेज है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फेज है जो डेवॉप्स में इम्प्लीमेंट होता है। और हम लोग को जितने भी बेनिफिट्स होते हैं डेवॉप्स के इम्प्लीमेंट करने से, वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के साथ भी आते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के बारे में। तो जो क्वेश्चन आता है हम लोग के दिमाग में सबसे पहले, वो आता है कि हम लोग को कंटिन्यूसली मॉनिटर क्यों करना चाहिए। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग से हम लोग को क्या बेनिफिट्स हो सकती हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने से। तो जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। क्यों? क्योंकि जब आप अपने एप्लीकेशन, आपके सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम, आपके सर्वर को जब मॉनिटर करते हैं, तो आपको खूब सारी चीजें पता चलती हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या सिस्टम या सर्वर के बारे में। और वो चीजों के पता चलने से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि अगले टाइम जब वो चालू हो तो वो बहुत अच्छे से चल रहा हो। और आप अपने सॉफ्टवेयर, अपने सर्वर, अपने सिस्टम की हेल्थ भी मेंटेन कर सकते हैं मॉनिटर करके। क्योंकि अगर उसमें कुछ खराब हो जाती है, कुछ खराबी आती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग मॉनिटर करते हैं कि हम लोग को पता होना चाहिए कि कोई खराबी आई है कि नहीं फर्स्ट प्लेस में। और हम लोग मॉनिटरिंग के थ्रू हम लोग बहुत ही नए इंसाइट्स को गेन कर सकते हैं। अब मॉनिटरिंग ऐसी चीज है जो हर कोई करता है। आपकी बड़ी कंपनीज हो गई, आपकी छोटी कंपनीज हो गई, आपके स्टार्टअप्स हो गए, और कुछ इंडिविजुअल लोग भी खुद मॉनिटरिंग करते हैं। और हर कोई मॉनिटर करता है क्योंकि उन लोगों को फीडबैक चाहिए होता है अपने कोई भी चीज का। अगर आप अपने विंडोज सिस्टम पे मॉनिटरिंग सेटअप करते हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है। वैसे आपका इनबिल्ट मॉनिटरिंग टूल भी है, जैसे आपका जो टास्क मैनेजर है वो आपके टास्क को मैनेज करता है, पर आप देख सकते हैं कि कितना CPU यूजेज हो रहा है हर प्रोसेस का, और हर प्रोसेस कितना मेमोरी खा रही है। तो अगर आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर हैंग कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप कंट्रोल ऑल डिलीट दबाएंगे, उससे आपका टास्क मैनेजर खुलेगा। फिर आप टास्क मैनेजर में चेक करेंगे कि कौन सा प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा है या फिर सबसे ज़्यादा CPU पावर यूज़ कर रहा है, और फिर आप उसको जाके एंड कर देते हैं अगर वो आपको यूज़ में नहीं है उस समय। तो इससे आप देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। ये इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छे से काम करता है, और ये हायर लेवल्स पे जहाँ पे आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट करें, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं, और वो हर चीज़ का डेटा कलेक्ट करते हैं ये जानने के लिए कि वो हर चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, आपकी स्पॉटिफाई, विंडोज, एडोब, amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल, स्लैक, बोस, IBM, एडिडास, ये सारी की सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये तो मैंने बस थोड़ी ही लिस्ट की है यहाँ पे, पर जितनी भी आपकी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक या एप्पल जो हैं, वो सब मॉनिटर करती हैं। उन लोग के हंड्रेड्स ऑफ या फिर थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप देखें तो उन लोग के ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, उनके ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्वर्स इतने सारे हैं, और वो खुद का क्लाउड प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं। तो देख सकते हैं कि कितनी सारी चीजें उनको मॉनिटर करना पड़ता है कि देखने के लिए कि वो अच्छे से चल रही हैं कि नहीं, वो उनकी हेल्थ कैसी है, और फिर उनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। आप बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग की भी बात कर सकते हैं मॉनिटरिंग के अंदर, क्योंकि
बिजनेस एनालिसिस बहुत ही बड़ा फील्ड है उस बिजनेस के अंदर ही, कि वो आप बिजनेस एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं कि आपने डेटा कलेक्ट किया अपने कस्टमर्स के बारे में या उनकी बाइंग हैबिट्स के बारे में। जैसे आपका अमेजोन या गूगल है, वो आपके रिकॉर्ड्स को रखता है, आप क्या करते हैं, आपकी हैबिट्स क्या हैं, उन सब को रखता है, उनको एनालाइज करता है और उन एनालिसिस से वो इंसाइट्स निकालता है और वो इंसाइट्स को यूज करके वो आप पे एड्स देता है। तो गूगल आपको टारगेटेड एड्स देगा उसी चीज़ों के बारे में जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, या फिर जो जो चीज़ आपने खरीदी हो उसके पहले, तो उसके हिसाब से वो रिकमेंडेशन सिस्टम्स बनाते हैं जिसमें वो आपको टारगेटेड एड्स भी देते हैं। तो मॉनिटरिंग का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज सब यूज़ करती हैं। जैसे कि ये जो कंपनीज हैं, ये लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि आपके ये प्रोड्यूस करेंगे, लॉग फाइल्स प्रोड्यूस करेंगे, आपके सिस्टम परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करेंगे, सर्वर परफॉर्मेंस, आपका कितना मेमोरी यूजेज है वो चेक करेंगे, आपके सर्वर परफॉर्मेंस कैसी है, आपके सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कैसी है, और जो लॉग्स जनरेट होते हैं उनका क्या। तो ये सारी के सारे जितने भी डेटा टाइप्स हैं, सोर्सेज हैं, उनसे वो कलेक्ट करती हैं डेटा, और इस डेटा को वो जाके अपने सिस्टम में स्टोर कर देती हैं। और स्टोर करने के बाद वो उनका विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन के थ्रू उन लोगों को पता चलता है, एक जनरल आइडिया लगता है ये क्या हो रहा है। जैसे कि आप अपने सिस्टम के, विंडो सिस्टम की चलिए बात करते हैं, उसमें अगर आपके पास 5 प्रोसेसेस चल रही हैं, आप वो उन सारे 5 प्रोसेस का कितना सीपी यूजेज है, कितना मेमोरी यूजेज है, उसको कलेक्ट करेंगे। उसको स्टोर करने के बाद उसको विजुलाइज करेंगे। आप अपना एक्सेल यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी टैबलो जैसे विजुलाइजेशन टूल यूज कर रहे हैं, तो उससे आप पाई चार्ट बनाते हैं और पाई चार्ट में आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा यूजेज किसकी है हर पर्टिकुलर कंपोनेंट की। जैसे कि सीपीयू की सबसे ज्यादा यूजेज किसकी है, तो देखेंगे कि आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो सबसे ज्यादा यूज कर रहा है। तो ऐसे आपको बहुत इजीली इंसाइट्स मिल जाते हैं जब आप विजुलाइज करते हैं। तो विजुलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका मॉनिटरिंग का, क्योंकि विजुलाइजेशन से क्या है कि कलरफुल विजुलाइजेशंस हम लोग ह्यूमंस को बहुत अच्छे लगते हैं देखने के लिए, और हम लोग फिर इजीली डिफाइन भी कर सकते हैं क्या इशू हो रहा है या फिर क्या हो रहा है एक सिस्टम के साथ या एक सर्वर के साथ। इसलिए हम लोग मॉनिटर करते हैं ये सारे रीजन के साथ। और अगर आप बेनिफिट्स देखें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो अगले साइकिल में मच बेटर क्वालिटी का होगा, क्योंकि आपने इतने सारे इंसाइट्स गेन किए थे और उन इंसाइट्स के बेस के ऊपर आपने नया प्रोडक्ट चालू किया या फिर नई सर्विस का अपडेट डाला। तो उससे जो प्रोडक्ट आप अपने एंड यूजर को दे रहे हैं वो एक एक्सीलेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट रहेगा। और अगर आप एक्सीलेंट क्वालिटी दे रहे हैं तो आपका जो कंपटीशन रहेगा मार्केट में वो आपको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। तो इससे क्या होगा कि लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे और उससे आपका जो रेवेन्यू है वो टोटली बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और फिर एंड में क्या है, एक और एडवांटेज क्या होती है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग से, कि आपको आइडिया लग जाता है कि आपका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो जब आपको आइडिया रहता है कि आपका पूरा ओवरऑल सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। अब स्केलिंग अप क्यों करते हैं, जो मान लीजिए कि एक छोटी कंपनी है, उसका बिजनेस जो आइडिया है वो बहुत बढ़िया है पर वो थोड़ी छोटी है, तो वो जो अपना पूरा प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हैं वो ये सोच के बनाते हैं कि वो फ्यूचर में उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो वो अडेप्ट कर पाएंगे जब जो उनके कस्टमर्स हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा, जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और जो उनका पूरा जो सप्लाई चेन है उसका साइज बढ़ जाएगा, तो उसको लेके वो लोग अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मॉनिटरिंग से क्या होता है कि आप अगर सारी चीज़ों की जानकारी जानते हैं तो आपको पता है कि कहाँ आप इजीली स्केल अप कर सकते हैं, तो इससे स्केलेबिलिटी भी आप इजीली अचीव कर सकते हैं कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के साथ। हम लोग जो 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 जनरल चीज़ें बता रहे थे वो मॉनिटरिंग की बात हो गई। अब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कहाँ से आया? जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है वो बेसिकली है कि आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं, रियल टाइम में आप डेटा कलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर सोर्स से और उसका कंटिन्यूसली आप विजुअलाइजेशन बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको पता रहता है कि हर समय क्या हो रहा है, और ये बन जाता है आपका पार्ट डेवॉप्स का, जिसमें आप हर चीज ऑटोमेटिकली कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली हो रही है। तो आपके जो विजुअलाइजेशन होंगे जब आपने स्टार्टिंग में उनको सेट कर दिया है तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आपको दिखाने लग जाएंगे कि कितना सीपी यूजेज है, कितना मेमोरी यूजेज है और बाकी सब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग कौन कौन सी हैं। आपका सिस्टम परफॉर्मेंस हो गया, फिर प्रोसेस मॉनिटरिंग हो गया, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, बिजनेस मॉनिटरिंग। तो सिस्टम परफॉर्मेंस हो गया कि आपका मेमोरी यूजेज कैसा है, सीपी यूजेज कैसा है पर्टिकुलर सिस्टम का,
फिर प्रोसेस मॉनिटरिंग हो गया कि स्पेसिफिक प्रोसेसेस कैसे हैंडल हो रही हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, उनकी हेल्थ स्टेटस क्या है, वो अप एंड रनिंग है कि नहीं। फिर इंटीग्रेशन की बात आती है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, वो दूसरे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से बात कर पा रहा है कि नहीं। तो अगर वो दोनों एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं और वो एक साथ अगर अच्छे से काम कर पा रहे हैं, तो आपको जो इंटीग्रेशन मॉनिटरिंग है वो स्पेसिफिक रिजल्ट देगा, जिससे आपको पता रहेगा कि एवरीथिंग वो सही है। फिर आती है एप्लीकेशन परफॉर्मेंस की बात। तो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस में क्या होता है कि जो आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी और वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा होगा, और उसके फुलफिल करने के समय वो जेनरेट कर रहा होगा बहुत सारे लॉग्स, और वो काम कर रहा होगा, बेसिकली वो चल रहा होगा। तो चलते समय वो कैसे चल रहा है वो आपके एप्लीकेशन परफॉर्मेंस से पता चलेगा कि वो कितना यूजेज कर रहा है, जो रिसोर्स पूल है, जो रिसोर्स पूल है उससे वो सारे रिसोर्स उठा रहा है कि नहीं, कि अगर वो सारे उठा रहा है या फिर अगर ज़रूरत से ज़्यादा उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है, अगर ऐसा इशू है तो हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें पता चलती हैं एप्लीकेशन परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो बेस्ट परफॉर्म करता है लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज पे। मतलब कि आपको आपको कम रिसोर्स यूज करने हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, तो उससे हम लोग को फाइन ट्यून करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। अब आती है बात बिजनेस मॉनिटरिंग की। हम लोग इसके बारे में थोड़ी बात कर चुके हैं। तो बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग क्या होती है कि जिसमें आप पूरे बिजनेस एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। ये आपका बिजनेस एनालिसिस में आ जाता है। इसके लिए स्पेसिफिक आपका रोल भी होता है कि लोग डेटा कलेक्ट करते हैं आपके कस्टमर्स के बारे में, और कस्टमर्स कैसे काम करते हैं, उनकी बाइंग हैबिट्स क्या हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, और आपका जो बिजनेस है वो कैसे काम कर रहा है। तो वो भी इसमें आता है कि आप देखते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। आपने इतने सामान को खरीदा था और इतने में सेल किया था, तो उसमें प्रॉफिट या लॉस कैसा आया, और वो कैसे कंपेयर किया पिछले क्वार्टर से। तो ऐसी खूब सारी चीज़ें वो बिजनेस मॉनिटरिंग में भी आ जाती हैं। तो ये हो गया आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग। अब इन मॉनिटरिंग के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं अवेलेबल। आपके पास बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स हैं, आपके पास बहुत सारे पेड टूल्स हैं। मॉनिटरिंग टूल्स की एक्चुअली कमी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट किए हुए हैं, जैसे आपका इलास्टिक स्टैक या ELK स्टैक हो गया, आपका प्रोमीथियस हो गया, ग्राफाना, नागियोस, अमेजॉन क्लाउड वॉच, स्प्लंक। फिर और भी टूल्स हैं, लोकी करके एक होता है, गूगल एनालिटिक्स हो गया आपका। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ टूल्स हैं मॉनिटरिंग के लिए। कुछ जो स्पेसिफिक सर्विसेज हैं, जैसे कि अगर आप सैप की बात कर लें तो उनका खुद का मॉनिटरिंग सिस्टम अंदर के अंदर ही है। तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी, आप चूज कर सकते हैं कि आप कैसे उन चॉइसेस का अच्छे से इस्तेमाल करें। तो आपके रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आप एक स्पेसिफिक टूल यूज करेंगे। जैसे कि अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं तो आप या तो मैट्रिक्स को मॉनिटर कर सकते हैं या फिर लॉग्स को मॉनिटर कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं। और इन टूल्स में भी बहुत सारे नीशेस हो गए, जैसे कि आपका ओपन सोर्स टूल हो गया, वो है प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, वो मैट्रिक्स को मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। और जो ELK स्टैक है वो बेसिकली यूज होता है लॉगिंग के लिए। अब ये दोनों फ्री सॉफ्टवेयर हैं, ये तीनों फ्री सॉफ्टवेयर हैं, वो ओपन सोर्स है। पर आपके जैसे स्प्लंक हो गया, वो बहुत ही महंगा टूल है जो बहुत ही बड़ी कंपनी यूज करती हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यूज करती हैं, क्योंकि वो इतना महंगा है। पर वो लोग जो लोग स्प्लंक को प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके रिक्वायरमेंट्स के बेसिस के ऊपर और आप कितना स्पेंड कर सकते हैं उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है कि कौन सा मॉनिटरिंग टूल यूज होगा। तो गाइज हम लोग लर्न करेंगे दो टूल्स के बारे में। बेसिकली हम लोग लर्न करेंगे ELK स्टैक या इलास्टिक स्टैक। हम लोग इसको यूज करेंगे लॉगिंग के लिए, मतलब हम लोग लॉग्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं उसके लिए हम लोग ELK का इस्तेमाल करेंगे। और फिर प्रोमीथियस और ग्राफाना है, हम लोग उनको मैट्रिक्स के लिए यूज करेंगे। तो डिफरेंस यहाँ पे ये हो गया कि आप ELK के साथ लॉग स्टोर कर रहे हैं और प्रोमीथियस और ग्राफाना के साथ मैट्रिक्स स्टोर कर रहे हैं। तो वो बेसिकली आपको बताते हैं कि आपका कोई चीज़ का यूजेज क्या है और कोई कैसे परफॉर्म कर रहा है। मतलब कि अगर मैं अपने विंडो सिस्टम की फिर से बात करूं, और इस विंडो सिस्टम में हमने एक एप्लीकेशन को चलाया, सोच लीजिए एक गेम को चलाया, वो गेम ने बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर डाले, उसने 100% ऑफ मेमोरी यूज़ कर डाली। तो उससे जो 100% मेमोरी यूजेज है हम लोग को पता तब चलता है जब हम लोग टास्क मैनेजर को खोल के देखते हैं। तो वो आपका मेट्रिक हो गया कि वो इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अब ये क्यों यूज़ कर रहा है, जब हम लोग को और डिटेल में जाना होता है तो हम लोग लॉगिंग की बात करते हैं।
हर प्रोसेस, हर सॉफ्टवेयर, हर सिस्टम जब भी कोई चीज को करता है वो उसके लॉग्स प्रोड्यूस करता है। आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लॉग्स हो सकते हैं, आपके प्रोसेस लॉग्स हो सकते हैं, आपके एक्सेस लॉग हो सकते हैं, ऑडिट लॉग हो सकते हैं, एरर लॉग्स हो सकते हैं। तो ये जितने भी लॉग्स हैं इनमें आपकी डिटेल लिखी रहेगी जो आपको बताएगी कि क्या पर्टिकुलर इशू हुआ। जैसे कि अगर हम लोग डॉकर कंटेनर की बात करें, कई बार हम लोग का डॉकर कंटेनर नहीं चलता था, तो हम लोग उसके लॉग्स चेक करते थे कि वो क्यों नहीं चला, और उससे आइडेंटिफाई करते थे कि क्या रियल में इशू था। तो वो हो गया आपका लॉगिंग। पर अगर डॉकर कंटेनर नहीं ठीक से चल रहा है और हम लोग को अपने डैशबोर्ड में दिखता है कि वो नहीं ठीक से चल रहा है, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि कुछ गलत है, और वो हो गए मेट्रिक्स। और अगर हम लोग को डिटेल में जाना हो तब हम लोग की लॉगिंग आती है। इसलिए आपके डिफरेंट टूल्स होते हैं लॉगिंग के लिए और मेट्रिक्स के लिए। तो चलिए अब हम लोग लर्न करेंगे इन दोनों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सबसे पहले चालू करेंगे ईएल के स्टैक के साथ। तो अब ईएल के स्टैक क्या हो गया? असल में अगर आप लोग चाहें तो इसको इलास्टिक स्टैक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक सेट ऑफ टूल्स है, तो इसलिए हम लोग इसको स्टैक इस्तेमाल करते, स्टैक का नाम यूज करते हैं इसके लिए। इसमें बहुत ही ज्यादा टूल्स हैं, तो आप इसमें कलर्स देख सकते हैं ना, इतने सारे कलर्स हैं इसमें। आपका ये मैजेंटा या पिंक हो गया, ये सायन हो गया, ये आपका लाइट ब्लू हो गया, येलो हो गया। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके डिफरेंट टूल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं। तो ईएल के स्टैक खुद में एक सेट ऑफ टूल्स है। ये एक ओपन सोर्स सेट ऑफ टूल्स हैं जो हम लोग को अलाउ करते हैं मॉनिटर करने के लिए, कलेक्ट डेटा करने के लिए, डेटा को प्रोसेस, प्री प्रोसेस और फिल्टर करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, और डेटा को विजुलाइज करने के लिए। और ये डेटा आपका बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हो सकता है, बहुत डिफरेंट फॉर्मेट से हो सकता है, और कोई भी डिफरेंट सोर्सेज से हो सकता है। तो ये ईएल के स्टैक या इलास्टिक स्टैक हम लोग को इस चीज में मदद करता है। अब ये जो टूल है, ये सेट ऑफ जो टूल्स हैं, ये एक इलास्टिक करके कंपनी ने बनाया था, और इन लोगों ने धीरे धीरे चालू किया एक टूल से फिर और टूल्स ऐड करते गए, इसलिए आप देख रहे हैं कि स्टैक है इसका नाम। और थोड़ा कंफ्यूज होगा ईएल के स्टैक और इलास्टिक स्टैक में, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले उन लोगों ने जो टूल बनाया था वो था इलास्टिक सर्च। अब इलास्टिक सर्च एक डेटाबेस है, तो वो लोग वो बेसिकली वो डेटाबेस के लिए पर्पस के लिए यूज होता था। पर उन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने सोचा कि एक कलेक्शन एजेंट भी बनाएंगे जो डेटा को कलेक्ट करता है। डेटा को स्टोर भी नहीं करना है, सिर्फ स्टोर नहीं, उसको कलेक्ट भी करना है। तो उन लोगों ने एक सेपरेट टूल बनाया लॉगस्टैश करके, जो सिर्फ डेटा को कलेक्ट करता था और डेटा को प्रोसेस करता था, और एंड में डेटा वो जाके स्टोर जाता था आपके इलास्टिक सर्च में। तो उनके फिर टूल सेट हो गया ईएल, इलास्टिक सर्च और लॉगस्टैश। फिर उन्होंने सोचा कि अब हम लोग को एक विजुअलाइजेशन टूल बनाना चाहिए, तो वो लोग किबाना के साथ आए। अब किबाना उन लोग का विजुअलाइजेशन टूल हो गया, तो उनके फिर स्टैक का नाम हो गया ईएल के स्टैक। तो ऐसे उनका इलास्टिक सर्च, लॉगस्टैश और किबाना स्टैक हो गया। अब क्या हुआ कि उन लोग को लगा कि लॉगस्टैश की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो उन लोगों ने एक और नया टूल लाए वो लोग बीट्स करके। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग ऐसे ट्रेंड के साथ जाते रहे तो हम लोग का जो प्रोडक्ट का नाम रहेगा बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो उन लोगों ने ईएल के स्टैक से इलास्टिक स्टैक में बदल दिया। इलास्टिक स्टैक जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं। अब तो आप बहुत ही सारे टूल्स की बात कर सकते हैं। जब हम लोग इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, टूल सेट की बात करेंगे, तो पता चलेगा कि क्या क्या टूल्स हैं और कैसे हम लोग की हमारी मदद करते हैं। तो जो प्राइमरी पर्पस है वो ईएल के स्टैक या इलास्टिक स्टैक का, वो है लॉग मैनेजमेंट का। तो अगर आपको लॉग्स को स्टोर करना है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर कोई भी पॉलिसी के साथ स्टोर करना है, तो आप ईएल के स्टैक की मदद से कर सकते हैं ये। तो ईएल के स्टैक क्या करता है, वो बेसिकली आपके लॉग्स को लेता है आपके सोर्स से, और फिर उसको एंड आउटपुट जो देता है वो होते हैं विजुअलाइजेशंस। वो आपके लॉग्स को कन्वर्ट कर देता है विजुअलाइजेशंस में। अब वो ऐसे डायरेक्टली सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट नहीं करता है, एक फ्लो होता है, वो तो जितने भी टूल्स हैं उनके थ्रू डेटा होके जाता है। पर जो एंड में हम लोग का एंड रिजल्ट जनरली होता है वो होता है एक विजुअलाइजेशन। जो ईएल के स्टैक है वो हमारी मदद करता है ये विजुअलाइजेशंस क्रिएट करने में, और इससे हम लोग को इंसाइट्स मिलते हैं, और हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि हम लोग की कोई भी इश्यूज हो रहे हैं सिस्टम में वो क्यों हो रहे हैं। अब ईएल के स्टैक जो टूल है उसका उसकी जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ी स्टीप है, पर अगर आप जब उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे तो वो एक बहुत ही शानदार टूल हो जाएगा आपको, आपके लिए यूज करने के लिए।
और इसके खूब सारे कंपटीटर्स भी हैं, जैसे कि आपका इसका कंपटीटर हो गया लोकी हो गया, वो एक ओपन सोर्स अगेन टूल है। या फिर अगर इसका पेड टूल की बात करें तो एक स्प्लंक करके टूल है जिसके बारे में हमने थोड़ी बात की थी। वो भी एक लॉग मैनेजमेंट टूल है, पर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो लोगों को ELK स्टैक थोड़ा प्रेफरेबल लगता है। अब ELK के फीचर्स क्या हैं, तो चलिए अब हम लोग फीचर्स को देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट हो गया सिस्टम एंड एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। जैसे आपने मॉनिटरिंग के डिफरेंट टाइप्स देखे हैं, ELK आपको सिस्टम और एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस के बारे में भी बताता है। वो एक मेजरली एक लॉगिंग टूल है, पर वो सिस्टम और एप्लीकेशन परफॉर्मेंस भी हम लोग को बता सकता है। और आप तो जानते हैं लॉगिंग के बारे में, जैसे हम लोगों ने अभी बहुत बात की कि ELK जो है वो हम लोग को लॉग्स को स्टोर करने में, इंडेक्स करने में, एनालाइज करने में और विजुलाइज करने में बहुत मदद करता है। फिर आ जाती है स्टैक सिक्योरिटी और अलर्टिंग। तो अलर्टिंग और सिक्योरिटी एक फीचर हो गया है ELK का, जिसमें आपको पूरी सिक्योरिटी का जो स्कोप है वो पता रहता है ELK के थ्रू। और एक अलर्टिंग फीचर है, जब भी कोई चीज़ जब भी कोई चीज़ गलत होती है या फिर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसका अलर्ट आपको जाता है, या फिर कोई अनऑथराइज एक्सेस हुआ या ऐसी कोई चीज़ हुई तो उसका भी अलर्टिंग फीचर है, जिसमें आपको अलर्ट्स मिलते हैं। आप नोटिफायर लगा सकते हैं, ईमेल नोटिफायर, या फिर अगर स्लैक है तो आप स्लैक को इंटीग्रेट कर सकते हैं और स्लैक्स के थ्रू आप मैसेज ले सकते हैं। फिर हो गया स्केलेबिलिटी और रेजिलेंसी। तो स्केलेबिलिटी के मतलब है यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने बात की है मॉनिटरिंग से हम लोग को बहुत अच्छी स्केलिंग मिलती है, तो ELK भी हम लोग को प्रोवाइड करता है ये फीचर, जिसमें हम लोग अपने पूरे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर या IT एनवायरनमेंट को ठीक से मॉनिटर करें और उसके बारे में अच्छे से जानकारी पाएं, और वो जानकारी के साथ हम लोग पूरे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ईजिली स्केल कर पाएं। या फिर अगर हम लोग कोई डेडिकेटेड स्केलिंग करना चाह रहे हैं एक सॉफ्टवेयर की ही, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में जान के। और फिर आता है डैशबोर्ड और विजुअलाइजेशंस। तो आप ELK के साथ बेसिकली बहुत ही अच्छे डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, रियल टाइम में जो डेटा फीड करते हैं, लेते हैं, और उसको आप उसके अंदर आप खूब सारे डिफरेंट टाइप ऑफ काफ़ी डिटेल विजुअलाइजेशंस बना सकते हैं, जिनको आप काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली वो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप उनको अपने हिसाब से एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपको फुल फ्रीडम रहती है और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया विजुअलाइजेशन बनाने के लिए, आपके रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर। अब चलिए स्टैक के बारे में बात करते हैं कि ये जो इलास्टिक स्टैक और ELK स्टैक के हम लोग बात कर रही थी देर से, उसमें कौन कौन से टूल्स हैं, वो हमारी मदद कैसे करते हैं इंडिविजुअली। तो हमारा सबसे पहला जो टूल होगा जिसकी बात करेंगे वो लॉग स्टैश हो गया। तो जो लॉग स्टैश है वो एक कलेक्शन एजेंट है। तो बेसिकली वो क्या करता है, वो डेटा एक सोर्स से कलेक्ट करता है, और उसका जो दूसरा फीचर है वो है डेटा को फिल्टर करना। तो डेटा को कलेक्ट करेगा और डेटा को फिल्टर करेगा। अब डेटा को क्यों फिल्टर करना, क्योंकि कई बार हम लोग रॉ डेटा को लेते हैं और हम लोग को वो पूरा का पूरा रॉ डेटा नहीं चाहिए होता है, हमको सिर्फ कोई स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हम लोग उसको फिल्टर कर देते हैं। और फिल्टर में हम लोग बता देते हैं कि हम लोग को ये ऐसी चीज़ें चाहिए, तो वो सिर्फ वही वही चीज़ें रखता है। और उसको अगर कोई प्री प्रोसेसिंग आपको करनी है उस डेटा के साथ तो वो भी हो सकती है लॉगस्टैश की मदद से। अब हम लोग के पास एक और टूल है फाइल बीट। अब फाइल बीट जो है वो एक दूसरे टूल सेट के अंदर आता है, बीट्स करके। तो जनरली आप बीट्स जो टूल हैं वो भी ELK और इलास्टिक स्टैक का पार्ट है। बीट टूल्स हैं बेसिकली, वो कलेक्शन एजेंट्स हैं खूब सारे लाइट वेट। तो आपका फाइल बीट हो गया वो लॉग्स को कलेक्ट करता है। फिर आपका ऑडिट बीट हो गया जो आपके ऑडिट लॉग्स को कलेक्ट करता है। आपका विन लॉग बीट हो गया जो विंडोज के जो लॉग्स हैं उनको कलेक्ट करता है। तो आपका जो मेट्रिक बीट हो गया वो आपके मेट्रिक्स को कलेक्ट करता है। तो आपके जितने भी बीट्स हैं वो काफी स्पेसिफिक हैं। ये स्पेसिफिक इसलिए हैं क्योंकि आपका जो बीट है, जैसे कि फाइल बीट है, वो काफी लाइट वेट है। और ये बीट्स जो भी थे वो डेवलप इसलिए हुए थे क्योंकि जो लॉग स्टैश था उसकी परफॉर्मेंस काफी लो थी। लोग कंप्लेन कर रहे थे कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, और जो सिस्टम के ऊपर लगा रहता है उसकी परफॉर्मेंस को भी रिड्यूस कर देता है। अगर कोई और सॉफ्टवेयर उसके साथ चल रहा हो तो वो अच्छे से नहीं चलेगा। तो इसलिए उन लोगों ने फाइल बीट और मेट्रिक बीट और नेटवर्क बीट, विनलॉग बीट, ऑडिट बीट, हार्ट बीट, इन सारे बीट टूल्स को बनाया। क्योंकि अगर आप फिर आप अपने रिक्वायरमेंट्स के बेसिस के ऊपर कोई एक लाइट वेट कलेक्शन एजेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि फाइल बीट जो गया वो सिर्फ डेटा को कलेक्ट करता है, और फाइल बीट बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है,
और वो और कोई काम नहीं करता है, वो सिर्फ डेटा को कलेक्ट करता है और वो स्पेसिफिकली सिर्फ लॉग्स को कलेक्ट करता है और वो कोई प्री प्रोसेसिंग नहीं करता। फिर आपका आ गया इलास्टिक सर्च। ओके, तो इलास्टिक सर्च है उस वन ऑफ द सबसे पहला टूल्स है जो ये इलास्टिक कंपनी ने बनाया था। वो आपके लूसीन डेटाबेस के ऊपर, लूसीन इंजन के ऊपर बेस्ड है। वो आपको हेल्प करता है डेटा को स्टोर करने में, डेटा को इंडेक्स करने में, और फिर वहां से उठा के आप उसको चाहें तो विजुलाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास आता है किबाना। तो किबाना में आप बेसिकली अपने सारे जो डेटा कलेक्ट हो गया है उसको आप बेसिकली एनालाइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं, इसमें डैशबोर्ड्स बनाते हैं। किबाना आपका बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया ये बाकी तीन टूल्स के साथ। ये बाकी तीन टूल्स के आपके कोई स्पेसिफिक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। जो किबाना है आप उसी के थ्रू इनको इनसे डेटा उठाते हैं और उनको फिर विजुलाइज करते हैं। तो किबाना आपका वो हो गया। फिर आता है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कोई स्पेसिफिक टूल नहीं है, पर मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि जो इलास्टिक क्लाउड है वो इलास्टिक कंपनी ही प्रोवाइड करती है। अब ये क्यों प्रोवाइड करती है? क्योंकि कई बार अगर आपको पूरा का पूरा जो टूल सेट है उसको आपको कॉन्फ़िगर करके इंस्टॉल करके सेटअप करना अपने सिस्टम पे, तो आपको जिस सिस्टम पे उसको सेटअप किया है आपको उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो आपका मॉनिटरिंग टूल है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका मॉनिटरिंग टूल ये जो है ELK स्टैक वो थोड़ा हैवी है। तो ये हमेशा हम लोग को इसको खुद को भी मॉनिटर करना रहता है, क्योंकि हम लोग को इसको भी क्रैश नहीं करवाना है, तो इसको हमेशा मॉनिटर करना ही पड़ेगा। इसलिए क्या करता है कि इसलिए इलास्टिक क्या करता है कि वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, वो है इलास्टिक क्लाउड, जिसमें वो हर चीज़ ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके आपको दे देता है। अगर आप उसमें कोई छोटे मोटे चेंजेस चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, पर इलास्टिक क्लाउड आपको ये डायरेक्ट सर्विस देता है। आपको कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, बस आप जो भी अपने कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। और इलास्टिक बेसिकली खुद ये अपने वो इलास्टिक क्लाउड को मैनेज करते हैं और वो आपको बस उनको पे करना होता है। पर ऐसा हमेशा डेफिनेटली के लिए वो क्या मैंडेटरी नहीं है। आप अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है। फिर आपके आगे एक्सपैक। अब एक्सपैक में आपके बाकी के सारे मिसलेनियस टूल्स हो गए, जैसे कि कोई सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी का टूल है, या फिर आपका स्पेशल रिपोर्टिंग टूल है, स्पेशल अलर्टिंग टूल है, या फिर अगर आप कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स चलाना चाहें तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका एक सेपरेट टूल रहेगा। और एक एप्लीकेशन परफॉर्मेंस टूल है, वो एग्जैक्टली सिर्फ वही करता है, आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। अब इलास्टिक स्टैक जो है वो कंप्लीटली फ्री है यूज करने के लिए, पर इसमें खूब सारे पेड फीचर्स हैं। जैसे कि आपका जो मशीन लर्निंग फीचर है वो एक पेड फीचर में आ जाता है, और जो आपका इलास्टिक क्लाउड है वो भी एक पेड फीचर हो गया, एक पेड सर्विस हो गई। वरना बेसिकली अगर आपको इसको यूज करना फ्री के लिए आप यूज कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसमें फ्री की ही हैं। अब चलिए अब बात करते हैं कि डेटा इलास्टिक स्टैक में कैसे फ्लो करता है। अब उसके लिए हम लोग आर्किटेक्चर जाना पड़ेगा, मतलब कि डेटा कैसे इधर से उधर जाएगा। तो सबसे पहले एक सर्वर आ गया। ये सर्वर आपका बेसिकली सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ डेटा, जिससे आप डेटा पूरा कलेक्ट करते हैं। इसमें एक एंड पॉइंट एक्सपोज होगा, उससे आप डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्शन होगा या आपके फाइल बीट के साथ, या फिर आप लॉग स्टैश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये डेटा जाएगा डायरेक्टली इलास्टिक सर्च पे, या अगर आप डायरेक्टली रॉ डेटा को नहीं स्टोर करना चाहते, आप उसको फिल्टर करना चाहते हैं, तो आप फाइल बीट से उसको लॉग स्टैश पे भेज सकते हैं और वो बफर के थ्रू होके जाएगा। और लॉग स्टैश पे वो बेसिकली फिल्टर होगा और उसमें फिर प्री प्रोसेसिंग होगी लॉग स्टैश के अंदर, और फिर लॉग स्टैश से वो जाएगा इलास्टिक सर्च में, जहां पे वो इंडेक्सिंग होगी डेटा की और वो स्टोर होगा। इंडेक्सिंग से बेसिकली हम लोग उसको इजीली सर्च कर सकते हैं, तो इसलिए इंडेक्सिंग होती है। अब फिर यहाँ से डेटा आगे अपने आप ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं होगा, इसके लिए हम लोग को इसको पुल करना पड़ेगा। बेसिकली किबाना से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे डेटा कहाँ है इंडेक्सिंग पैटर्न्स के साथ, और आइडेंटिफाई कर लेते हैं इलास्टिक सर्च के विद इन। फिर उस डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं और उसको इसको विजुलाइजेशंस बनाते हैं, और स्पेसिफिक विजुलाइजेशंस नहीं तो उसके कंप्लीट डैशबोर्ड्स बनाते हैं। तो ये हो गया आपका डेटा फ्लो इलास्टिक के आर्किटेक्चर के विद इन। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फाइल बीट और लॉग स्टैश के बारे में मेंशन किया था कि काफ़ी एक्सचेंजेबल है। तो अगर आप चाहें तो अपना एक लॉग स्टैश यूज़ कर सकते हैं फाइल बीट की जगह, और उससे डायरेक्टली डेटा इलास्टिक सर्च पे भेज सकते हैं। पर फाइल बीट काफ़ी लाइट वेट है, आपका लॉग स्टैश इतना लाइट वेट नहीं है, तो खूब सारे लोग प्रीफर करते हैं कि वो फाइल बीट को इंस्टॉल करें और उससे डेटा कलेक्ट करें, और फिर प्रोसेसिंग है और जो फिल्टरिंग है वो लॉग स्टैश को दे रहे हैं। तो लॉग स्टैश यहाँ पे बिल्कुल यूजलेस नहीं है, उसका अभी भी काम है। तो ये हो गया आपका डेटा फ्लो आपके इलास्टिक स्टैक के विद इन।
और यहाँ पे एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बनी रहती है और आप कोई अलर्टिंग मेथड डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप यहाँ पे एक ईमेल नोटिफायर अटैच कर सकते हैं या फिर कोई स्लैक इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इससे आपको पता रहेगा कि अगर कोई गड़बड़ हो गई, अगर डेटा यहाँ से वहाँ नहीं जा पाया और इलास्टिक सर्च ने वो एक्सपेक्ट कर रहा डेटा आएगा पर कोई डेटा आया ही नहीं, तो एक अलर्ट जाएगा और आपको पता चल जाएगा और एक सिक्योरिटी लेयर बनी रहेगी। इससे कोई सिक्योरिटी ब्रीच होगा या फिर अगर कुछ होता है तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाता है। अब चलिए हम लोग जाते हैं और अपने ELK को सेटअप करते हैं और इंस्टॉल करते हैं और सेटअप करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जाके इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हम लोग इंस्टेंस को फिर से लॉन्च करेंगे पर हम लोग एक सेटिंग चेंज करेंगे। अब ये सेटिंग ज़रूरी है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो हम लोग उबुंटू का सर्वर चालू करेंगे। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हम लोग T2.micro नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे T2.medium। अब डिफरेंस क्या है कि T2.micro जो है उसमें सिर्फ 1 GB की मेमोरी है, 1 CPU है। T2.medium में 2 CPUs हैं और 4 GB ऑफ मेमोरी है। तो इससे हम लोग का सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे से चलेगा। और जो ELK या इलास्टिक स्टैक है वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरी खाता है, तो उसको एटलीस्ट 2 GB चाहिए चलने के लिए और एटलीस्ट 4 GB चाहिए अच्छे से चलने के लिए। तो हम लोग 4 GB का यूज़ करेंगे। अब T2.medium फ्री टियर एलिजिबल नहीं है तो आप अपने खुद के रिस्क पे इसको चालू कीजिए। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते हैं आप डायरेक्टली वर्चुअल मशीन में कर सकते हैं या फिर आप अपने सिस्टम पे Ubuntu डाउनलोड करके उस पर चला सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल करूँगा, बाकी सारी चीज़ें हम लोग ऐसी नॉर्मल छोड़ देंगे। हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप में फिर से हम लोग ऑल ट्रैफिक और ऑल एनी सोर्स करेंगे। मैं रिव्यू करूँगा, ठीक है, और फिर लॉन्च करेंगे। मैं अपनी की यूज़ करूँगा, फिर मैं लॉन्च इंस्टेंस करूँगा, नीचे आऊँगा, व्यू इंस्टेंस करूँगा। अब हम लोग वेट करेंगे थोड़ा, ये हम लोग की वो है, इसको नेम कर देते हैं। तो ये अब रनिंग हो गया है, इसका IP पकड़ेंगे, हमारा SSH क्लाइंट को खोलेंगे, अपनी सेटिंग्स को लोड करूँगा, IP एड्रेस डालूँगा और फिर इसको ओपन कर दूँगा। यस, लॉगिन हमारा उबुंटू ही है। ओके, तो मैं रूट एक्सेस ले लेता हूँ। अच्छा, तो अब हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं ELK स्टैक, इलास्टिक स्टैक। तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं ना, ये स्टैक है तो वो जनरली एक नहीं है, वो एक टूल एक कमांड से आप नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको जितने भी टूल्स हैं वो सब सेपरेटली इंस्टॉल करने पड़ेंगे और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने सारे लिस्ट ऑफ कमांड्स यहाँ पे लिख लिए हैं। सबसे पहले हम लोग को अपडेट करना है इंस्टेंस को, तो अपडेट करते हैं। apt up apt अपडेट और एंटर। अपडेट हो गया। ठीक है, इसने अपडेट कर दिया है। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, हम लोग को OpenJDK डाउनलोड करना है। वो एक डिपेंडेंसी है ELK स्टैक के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे apt install OpenJDK -8-JDK, एंटर। यस, तो ये बेसिकली हम हमारे लिए जावा इंस्टॉल करेगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो है वो है Nginx को इंस्टॉल करना। अब Nginx क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं मैं आप लोगों को थोड़ा बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब हम लोग Kibana के साथ काम कर रहे होंगे तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हम लोग Nginx क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर Nginx को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग इसकी रिपॉजिटरी की डाउनलोड करेंगे और फिर जो रिपॉजिटरी है उसका एड्रेस हम लोग अपने ऐप के sources.list.d में डाल देंगे। ओके, हम लोगों ने जावा इंस्टॉल कर लिया। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ जावा इंस्टॉल है कि नहीं। इसका मतलब इंस्टॉल्ड है।
अब मैं ऐप इंस्टॉल Nginx करूँगा, तो हमारा Nginx इंस्टॉल्ड है। हम लोग चेक कर सकते हैं सिस्टम ctl स्टेटस Nginx, वो एक्टिव और रनिंग है। ओके फाइन। अब हम लोग जाके इसकी जो की है हम लोग को रिपॉजिटरी एक्सेस करने के लिए उसको डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए ये कमांड है wget-q0-https:/artifacts.elastic.co/gpg-key elasticsearch, और उसको apt की में ऐड कर देना है। तो मैं एंटर करूँगा, तो जब आपको ओके आ जाता है इसका मतलब हो गया। अब हम लोग जाके इसकी जो URL एड्रेस है इलास्टिक की उसको डालेंगे, तो आप देख सकते हैं वो एको कर रहा है। एंटर करेंगे। अब उसने जो स्टेबल रिपॉजिटरी है उसको ऐड कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ऐप को अपडेट करना, तो हम लोग अपडेट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने नई जो रिपॉजिटरीज हैं उसको ऐड कर दिया है। अब हम लोग जाके इंस्टॉल करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलास्टिक सर्च को इंस्टॉल करेंगे। ये है हमारा डेटाबेस जो लूसीन इंजन के ऊपर बेस्ड है। इसको इंस्टॉल करने के लिए ये सिंपल कमांड डालना है sudo apt install इलास्टिक सर्च, तो वो इसको इंस्टॉल करेगा। आप देख सकते हैं वो डाउनलोड करा पहले, अब डाउनलोड करके वो इंस्टॉल करना चालू कर दिया उसने। तो अब हमारा इलास्टिक सर्च इंस्टॉल हो गया है। हम लोग सिस्टम ctl स्टेटस कर सकते हैं इलास्टिक सर्च का। तो वो अभी एक्टिव नहीं है, हम लोग उसको बाद में एक्टिव करेंगे। सबसे पहले बाकी सारे जितने भी टूल्स हैं उनको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये sudo apt install kibana है हमारा दूसरा। तो इससे क्या कर रहे हैं हम लोग sudo apt और kibana को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैं एंटर दबाऊंगा। kibana हमारा विजुअलाइजेशन टूल है, वो हम लोग को विजुअलाइज करने में मदद करता है। तो डाउनलोड कर रहा है अभी और फिर अनपैक करके इंस्टॉल करेगा। अब हम लोगों ने किबाना को इंस्टॉल कर दिया। अब हम जाके दूसरा टूल को इंस्टॉल करेंगे। मैं लॉगसाश को पकड़ूंगा, यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। फिर मैं एंटर दबाता हूँ, तो लॉगसाश को उसने डाउनलोड कर दिया है, उसने अनपैक कर दिया, वो उसको इंस्टॉल कर रहा है। अगर आप लोगों को याद है लॉगस्टैश हमारा कलेक्शन एजेंट था और उसका दूसरा फंक्शन था कि वो एक प्री प्रोसेसर की तरह काम करता है और एक फिल्टरिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। अब हमारा लॉगस्टैश भी इंस्टॉल हो गया। अगर हम लोग इसको सिस्टम ctl करके देखें, देखें कि ये है, बस ये एक्टिव नहीं है। तो अब हम लोग वापस जाएंगे और हम लोग फाइल बीट को इंस्टॉल करेंगे। तो बीट के खूब सारे टूल्स हैं आपके। बीट के हो जाएंगे फाइल बीट, आपका हो जाएगा मेट्रिक बीट, आपका हार्ट बीट, आपका विनलॉग बीट और आपका नेटवर्क बीट एंड ऑडिट बीट। तो ये आपके जितने में बीट टूल्स हैं। तो आपका फाइल बीट लॉग्स के लिए है, ये मैट्रिक्स के लिए, ये हार्ट बीट के लिए, मतलब ये चेक करता है कि आपका सर्वर या जिसके साथ ये आपने इसको जोड़ के रखा है वो हमेशा रनिंग है कि नहीं। वो फिर विन लॉग बीट वो विंडोज़ के लॉग इवेंट्स को कलेक्ट करता है। नेटवर्क बीट आपके नेटवर्क डेटा को कलेक्ट करता है। बेसिकली नेटवर्किंग में जो भी पैकेट्स आप सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को, अगर उसको कलेक्ट करना चाहें, कलेक्ट करके उसको एग्जामिन करना चाहें तो आप नेटवर्क बीट यूज़ कर सकते हैं। और फिर ऑडिट बीट आपके बेसिकली जितने भी ऑडिट मैसेजेस हैं आप उनका इस्तेमाल करना चाहें तो आप ऑडिट बीट यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके बीट्स हो गए। हम लोग फाइल बीट यूज़ करने वाले हैं, तो चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर वापस आके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और फिर एंटर दबाएंगे तो अनपैक कर रहा है। ये वो जल्दी कर देगा क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। ओके, हम लोग
सिस्टम CTL की स्टेटस देख लेते हैं। एज एक्सपेक्टेड लोडेड है पर एक्टिव नहीं है। ठीक है, Ctrl+C करके इसका एग्जिट, एंड हम लोगों ने जितने भी पार्ट्स हैं वो इंस्टॉल कर दिए। अगर मैं आपको हिस्ट्री के थ्रू दिखाऊं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोगों ने अपडेट किया इंस्टेंस को, फिर जावा को इंस्टॉल किया, फिर Nginx को इंस्टॉल किया, फिर हम लोगों ने की को ऐड किया, की को ऐड करने के बाद रिपोजिटरी को ऐड किया, फिर से अपडेट किया, फिर इलास्टिक सर्च को डाउनलोड किया, फिर किबाना को डाउनलोड किया, फिर लॉग स्टैश, फिर फाइल बीट। तो ये है आपका प्रोसेस इलास्टिक स्टैक को डाउनलोड करने का। अब हम लोग ने डाउनलोड तो कर दिया है और इंस्टॉल भी कर दिया है, पर अभी हम लोग को एक और मेजर चीज़ करनी है, वो इनको कॉन्फ़िगर करना है तो वो चल जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इलास्टिक सर्च की .yaml फाइल को खोलूँगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें .yaml फाइल क्या रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले हम लोग नैनो करेंगे, और एक और चीज़, आप जब ये कर रहे हों तो रूट एक्सेस के साथ करेंगे, पर वो सूडो स्पेसिफिकली यूज़ करना होगा, वरना कुछ ग्लिचेज हैं उसकी वजह से नहीं चलता ठीक से। तो मैं सूडो करूँगा यहाँ पे। सूडो करने के बाद मैं यहाँ कैट करूँगा, नैनो करूँगा, फिर हम लोग ETC में जाएंगे। ETC के अंदर हम लोग इलास्टिक सर्च में जाएंगे और हम लोग खोलेंगे इलास्टिक सर्च .yaml। तो ये फाइल खोल के मैं दिखाऊंगा कि क्या है ये। तो बेसिकली ये जो फाइल है ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। आप यहाँ पे इलास्टिक सर्च की जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नोट में भी देख सकते हैं कि जो इलास्टिक सर्च है वो एक बहुत ही बढ़िया सेट ऑफ डिफ़ॉल्ट के साथ आता है, पर अगर आप चाहें तो आप उसको ट्वीक कर सकते हैं, और ट्यून कर सकते हैं। तो एक और चीज़ ये जो कह रहा है कि जो प्राइमरी वे है आपको कॉन्फ़िगरिंग ये इलास्टिक सर्च के नोड को, वो इसी फाइल के थ्रू होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या करना है। तो हम लोग यहाँ पे अनकमेंट करेंगे बेसिकली कॉन्फ़िगरेशंस को, जैसे कि ये सारी चीज़ अभी कमेंटेड हैं तो ये वैलिड नहीं है, मतलब कि वैलिड है पर वो रीड नहीं करेगा। तो हम लोग इसको जो इसका जो हैश टैग इसको रिमूव करेंगे। तो हम लोग क्लस्टर नेम हम लोगों ने अनकमेंट कर दिया। अब नोड नेम को अनकमेंट करेंगे तो थोड़ा हाईलाइट हो गया अगर आप देखेंगे। फिर हम लोग नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो पाथ है इसमें आपका जितना भी डेटा है वो स्टोर होगा जो डेटाबेस से है। फिर हम लोग नीचे जाएंगे तो ये आपके लॉग फाइल्स हो गए इलास्टिक सर्च के। फिर मेमोरी में आप देख सकते हैं मेमोरी है वो। और फिर नेटवर्किंग में हम लोग एक चीज़ चेंज करेंगे, हम लोग जो नेटवर्क होस्ट है उसको अनकमेंट करेंगे और जिसका जो प्राइवेट आईपी है उसको हटाएंगे, या फिर यहाँ पे जो भी आईपी है और यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट। इसको लिखने के बाद हम लोग एक लास्ट चीज़ को अनकमेंट करेंगे, वो है HTTP पोर्ट। तो इससे हम लोग का जो इलास्टिक सर्च है वो इस पोर्ट पे एक्सेसिबल रहेगा होस्ट के थ्रू। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं इसको सेव करूँगा, Ctrl+O, एंटर, Ctrl+X। तो अब हम लोगों ने अपनी .yaml फाइल को चेंज कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिस्टम CTL कमांड यूज़ करेंगे। मैं स्टार्ट लिखूँगा और मैं इलास्टिक सर्च लिखूँगा। तो इलास्टिक सर्च और फिर मैं एंटर दबाऊँगा। एक मिनट, इसको Ctrl+C करके फिर से चालू करते हैं। इस बार मैं सूडो दूंगा, सूडो, और फिर एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि वो चालू कर देगा ये इलास्टिक सर्च को। तो अब हमारा इलास्टिक सर्च अब चालू हो गया है। अगर मैं इसको सूडो सिस्टम CTL स्टेटस चेक करूं इसकी और इलास्टिक सर्च लिखूं तो आप देखेंगे कि अब ये एक्टिव है और ये लोडेड है। तो ये अब चलेगा बेसिकली। और अगर हम लोग चेक करना चाहें कि ये एक्चुअली एक्सेसिबल है कि नहीं तो हम लोग कर्ल कर सकते हैं। तो कर्ल जो कमांड है वो बेसिकली हम लोग को हेल्प करता है URLs को एक्सेस करने की। तो आप यहाँ पे कर्ल google.com कर सकते हैं। अगर गूगल इस होस्ट से एक्सेसिबल है तो एक्सेस कर लेगा गूगल को। तो ये उसने एक्सेस किया। अब हम लोग कर्ल करेंगे हमारे इस एप्लीकेशन को, इलास्टिक सर्च को, लोकल होस्ट से, क्योंकि ये लोकल होस्ट पे अवेलेबल है, 9200 पोर्ट पे अवेलेबल है। तो अगर एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे एक जेसन फाइल भेज रहा है। उसमें आप देख सकते हैं कि इसका नोड का नाम नेम का इसका नोड का नाम node1 है,
क्लस्टर का नाम माई एप्लीकेशन है, इसका वर्जन नंबर देख सकते हैं 7.9.1। तो ये हो गया हमारा इलास्टिक सर्च। यहाँ पे टैगलाइन में लिखा है यू नो फॉर सर्च, तो इससे आपको पता चल जाता है कि इलास्टिक सर्च अब एक्सेसिबल है। अब हम लोग सेम चीज़ करेंगे किबाना के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा sudo nano, फिर हम लोग etc फिर से जाएंगे, उसके अंदर किबाना एक्सेस करेंगे और किबाना की YAML फाइल को एक्सेस करेंगे, तो वो है kibana.yaml। मैं एंटर दबाऊंगा और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सेटिंग्स हैं। मैं यहाँ पे से दो चीज़ों को चेंज करूँगा, जो सर्वर पोर्ट है उसको अनकमेंट करूँगा और जो सर्वर होस्ट है मैं उसको लोकल होस्ट रहने दूंगा, पर मैं इसको अनकमेंट करूँगा। तो ये हो गया आपकी किबाना की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसमें से दो ही चीज़ें चेंज करनी थी वो हमने चेंज कर दी हैं। अब हम लोग इसको सेव करेंगे और हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे और फिर से हम लोग सिस्टम CTL कमांड यूज़ करेंगे, स्टेटस किबाना, और अगर एंटर करें तो दिखाएगा कि लोडेड है पर इनएक्टिव है। तो चलिए इसको एक्टिव करते हैं, सिस्टम CTL स्टार्ट किबाना और फिर एंटर दबाएंगे। मैं फिर से सूडो डालना भूल गया, चलिए मैं फिर से सूडो डालता हूँ यहाँ पे सूडो, और इसने स्टेटस को पकड़ लिया है तो इसको मैं स्टार्ट में चेंज करूँगा। और आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग अब इसका सिस्टम CTL स्टेटस देखें तो दिखाएगा कि एक्टिव और रनिंग है। अच्छा, ये जो सिस्टम CTL कमांड है ये बेसिकली आपके सिस्टम डी का एक कमांड है जो हम लोग को अलाउ करता है जो भी प्रोसेसेस हैं उनकी ये स्टेटस देखने के लिए कि कौन सी सर्विस है। तो ये हमारी सर्विस का नाम एक्चुअली kibana.service है और वो एक्टिव है कि नहीं, उसका प्रोसेस ID क्या है, उसके टास्क कितने हैं और कौन से ग्रुप में हैं और उसके लॉग्स यहाँ पे। तो बेसिकली आपका सिस्टम CTL कमांड वो दिखाता है। तो चलिए अब हम लोगों ने किबाना इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा रियल पर्पस Nginx को इंस्टॉल करने का। तो जो Nginx हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है वो बेसिकली हम लोग को अलाउ करता है हमारे किबाना को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि किबाना जो है हम लोग का मेन पॉइंट ऑफ वो रहेगा इंटरेस्ट या मेन पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन रहेगा इलास्टिक स्टैक के साथ, तो वो सेफ होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक ऑथराइजेशन लेयर क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर कि वो एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड मांगे। तो उसके लिए हम लोग किबाना को Nginx के थ्रू रन करेंगे। तो Nginx हम लोग का प्रॉक्सी की तरह एक्ट करेगा किबाना के लिए। तो बेसिकली हम लोग किबाना को पोर्ट 5200 पे एक्सेस करेंगे, 5601 पोर्ट पे एक्सेस करेंगे, पर हम लोग उसको Nginx के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को Nginx में एक पासवर्ड और एक यूजर नेम स्टोर करना होगा। अब हम लोग पासवर्ड ऐसे ही एरा गैरा नहीं स्टोर कर सकते, हम लोगों को स्टोर करना होगा टेक्स्ट फाइल में नहीं और हैश में स्टोर करना होगा। तो उसके लिए एक स्पेशल टूल है, वो HT पासवर्ड करके टूल है जो हम लोग को अलाउ करता है हम लोग के जो पासवर्ड है उसको हैश करने की। तो हैश मतलब कि वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह नहीं स्टोर करेगा, एक हैश की तरह स्टोर करेगा। तो चलिए मैं डाउनलोड करता हूँ उसको, sudo app install apache utils apache 2 यस। तब उसने उसको इंस्टॉल कर दिया है। अब हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसका जो कमांड है वो है sudo ht pass wd और फिर -c और फिर /etc/nginx और फिर ht password passwd.users और फिर हम लोग यूज़र नेम देंगे इसको। तो मैं इसको दूंगा किबाना, मेरा यूज़र नेम रहेगा। और ये है हमारा बेसिकली कमांड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो HT पासवर्ड जो हमारा फंक्शनैलिटी है वो बेसिकली हमारे पासवर्ड को हैश करेगा और वो हैश करके उसको यहाँ पे स्टोर करेगा। तो /etc/nginx में आपके जितने भी nginx की फाइल्स हैं स्टोर होंगी और ht password.users में आपके यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर होंगे। तो राइट नाउ अगर मैं एंटर दबाऊं तो मुझसे मांगेगा पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख दूंगा, सीक्रेट है आप लोगों को नहीं पता हो रहा, ठीक है। तो अब वो हम मुझे बताता है कि उसने पासवर्ड ऐड कर दिया किबाना के लिए। तो किबाना हमारा यूजर नेम हो गया और हम लोग का पासवर्ड यहाँ पे स्टोर हो गया है। अब मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं कि मेरा पासवर्ड क्या था, पर अगर हम लोग ये फाइल को चेकआउट करें
तो आप लोगों को दिख जाएगा। मैं इसको खोलता हूँ। तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि जो किबाना है वो यूज़र नेम हो गया और ये मेरा पासवर्ड हो गया। अब आप लोग रियल पासवर्ड नहीं देख सकते क्योंकि उसने हैश कर दिया पासवर्ड को, तो इवन टेक्स्ट फाइल में भी ऐसे स्टोर होता है। तो चलिए मैं इसको एग्जिट करता हूँ। मैंने सेव कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को nginx को ऐसे कॉन्फ़िगर करना है कि वो किबाना को प्रॉक्सी के थ्रू एक्सेस करे। तो उसके लिए हम लोग जो nginx की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका बैकअप करेंगे, क्योंकि हम लोग एक नई कॉन्फ़िगरेशन देंगे तो हम लोग को पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को हटाना नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी एक कॉपी बनाता हूँ sudo mv कमांड यूज़ करके। तो मैं बेसिकली etc में जाऊँगा, nginx में जाऊँगा, फिर साइट्स अवेलेबल में जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद मैं जो डिफ़ॉल्ट फाइल है उसको कॉपी करूँगा। इसके अंदर मेरी कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगी और मैं इसको एक नई फाइल में डालूँगा जो सेम लोकेशन में रहेगी पर वो डिफरेंट नाम के अंदर रहेगी। तो मैं इसको लिख देता हूँ न्यू डिफ़ॉल्ट। अब मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँगा तो इसने मेरी फाइल को कॉपी कर दिया है डिफ़ॉल्ट से न्यू डिफ़ॉल्ट में। अगर हम लोग इसको खोल के देखना चाहें तो कर सकते हैं sudo nano गलती से अपना पासवर्ड पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल nginx की वो थी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स हैं। अभी हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग बेसिकली इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर हमारी जितनी भी नई कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसको पेस्ट कर देंगे। तो मुझे खोलने दीजिए sudo nano etc nginx sites available और डिफ़ॉल्ट फाइल। ओके, मैं इसके अंदर जाऊंगा। ये एम्प्टी है कम्प्लीटली राइट नाउ। अब चलिए इसमें हम लोग अपनी कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करते हैं। तो मैं अपना टेक्स्ट फाइल खोलूँगा। ये रही मेरी कॉन्फ़िगरेशंस। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि जो सर्वर नेम है उसमें हम लोगों को अपना आईपी एड्रेस डालना है। तो हम लोग ये जो इंस्टेंस प्राइवेट आईपी है उसको हटाएंगे और यहाँ पे अपना कोड डालेंगे। अपना आईपी डालेंगे। तो मैं आईपी उठाता हूँ यहाँ से, यहाँ पेस्ट करूँगा। ओके, तो हम लोगों ने कर लिया है वो। अब हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेसिक यूज़र फाइल है ऑथराइजेशन के लिए वो htpassword.users यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग आप यहाँ देख सकते हैं वो प्रॉक्सी पास कर रहा है लोकल होस्ट 5601 पे। अब मैं इसको सेव करूँगा, एग्जिट करूँगा और फिर हम लोगों ने nginx का बेसिकली कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग nginx को बेसिकली फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो मैं करूँगा sudo nano नहीं sudo nano नहीं sudo system ctl रीस्टार्ट nginx। हम लोग स्टेटस चेक करते हैं इसकी। तो ये चल रहा है। तो अब हम लोग इसको जाके एक्सेस करेंगे। तो बेसिकली हमको आईपी पे ही जाना होगा। मैं आईपी को उठाऊंगा और नए ब्राउज़र में डालूंगा। तो जब मैं अपने आईपी पे गया तो आप लोग देख रहे हैं कि मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो यूज़र नेम में मैं किबाना डालूंगा और पासवर्ड में मैं वो पासवर्ड डालूंगा जो मैंने पहले डाला था, हैश नहीं, जो मैंने नॉर्मल पासवर्ड डाला था। तो मैं साइन इन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वो इलास्टिक को लोड कर रहा है अभी राइट नाउ। अब आप लोग देखेंगे कि हमारा जो इलास्टिक है वो लोड कर गया। बेसिकली हमारा किबाना
चल रहा है, हमारा इलास्टिक सर्च उससे जुड़ा हुआ है और हमारी बाकी सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये बेसिकली आपका होम पेज हो गया यहाँ पे राइट नाउ। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये हम लोग का होम पेज है, तो यहाँ पे अगर साइड में मेन्यू में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपका किबाना हो गया, एंटरप्राइज सर्च हो गया, ऑब्जर्वेबिलिटी हो गया, फिर सिक्योरिटी फीचर्स आपके यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग सिर्फ किबाना से इंटरेस्टेड है राइट नाउ। तो आप यहाँ पे डिस्कवर चेक कर सकते हैं, अपना डेटे को, अपने जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसको डिस्कवर करें यहाँ पे। और अगर आप अभी यहाँ पे कोई डेटा है नहीं तो वो डिस्कवर करेगा नहीं। अगर आप चाहें तो अपने डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो राइट नाउ हम लोग होम पे जाएंगे और होम पे जाने के बाद आपको सबसे पहले एक्चुअली ये स्क्रीन आनी चाहिए। तो हम लोग ट्राई आर सैम्पल डेटा करेंगे, तो इससे हम लोग को थोड़ा और आइडिया आएगा। और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डेटा सेट्स हैं जो सैम्पल डेटा सेट्स हैं, आप इनके साथ प्ले कर सकते हैं अगर चाहें तो। मैं यहाँ पे सैम्पल वेब लॉग्स पे क्लिक करूँगा तो ऐड करेगा ये डेटा, मतलब कि खूब सारे डैशबोर्ड्स और विजुलाइजेशंस हैं। तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसे करता है नॉर्मली। फिर हम लोग अपने रियल टाइम वेब लॉग्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो हम लोगों ने ये सैम्पल वेब लॉग्स को इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं यहाँ पे मेन्यू खोलूँगा और मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे को डैशबोर्ड दिखाएगा वो वेब ट्रैफिक का। अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा मॉक वेब ट्रैफिक हो गया, डैशबोर्ड हो गया। तो अब ये लोड कर रहा है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो KQL हो गया, वो किबाना क्वेरी लैंग्वेज हो गई, जो हम लोग को बेसिकली डेटा को सर्च करने के लिए अलाउ करती है। और आप अपना टाइम भी सेट कर सकते हैं कि कितने दिनों पहले का आप अपना डेटा देखना चाहते हैं। मैं इसको चेंज करके और बढ़ा सकता हूँ या और कम कर सकता हूँ। और ये हम लोग का जो डैशबोर्ड है वो धीरे धीरे लोड कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो होस्ट है, कैंसिल करते हैं, यहाँ पे जो लॉग्स हैं वो होस्ट विजिट और बाइट टेबल के हिसाब से दिखा रहा है। कितने टाइप के आए हैं, कितने बाइट्स आए हैं, कितने लास्ट आवर में आए हैं, कितने यूनिक विजिट्स आए हैं। तो आप यहाँ पे फिर से यूनिक विजिटर वर्सेस एवरेज बाइट्स देख सकते हैं कि कितने हैं। आप यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड ओवर टाइम देख सकते हैं एनोटेशंस के साथ। फिर आप यूनिक विजिटर्स को देख सकते हैं। और ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप अपना सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना OS सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अबोर्ट दिखा रहा है क्योंकि थोड़ा स्लो हो गया है, इसमें कुछ विजुलाइजेशंस अभी लोड नहीं हुए हैं। तो हम लोग रिफ़्रेश करेंगे तो वो लोड हो जाएगा। आप तब तक बाकी सारे देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो टोटल रिक्वेस्ट हैं, बाइट्स हैं, वर्ल्ड मैप के हिसाब से अमेरिकन मैप के हिसाब से दिखा रहा है। ओके, तो बेसिकली ये आपका सैम्पल डेटा हो गया। अगर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सोर्स कंट्री को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करके कोई दूसरा सोर्स कंट्री चाहूँ तो मैं उसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे ऑप्शंस आपको मिलते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा सैम्पल डेटा सेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हीट मैप भी लोड कर गया। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के विजुलाइजेशंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बना सकते हैं और बहुत सारी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं हमारे डैशबोर्ड्स के साथ। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि शेयर करना चाहें अपने डैशबोर्ड्स को अपने सीनियर्स के साथ या अपने पीयर्स के साथ, तो वो भी हम लोग इससे कर सकते हैं। तो अभी चलिए क्या करते हैं, हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर डेटा को हम लोग यहाँ पे विजुलाइज करेंगे खुद से। ये तो सैम्पल डेटा है। अब हम लोग अगर एक्चुअल रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करना चाहें तब क्या होगा। तो मैं वापस आऊँगा यहाँ पे और हम लोग फाइल बीट की मदद से बेसिकली रियल टाइम लॉग्स को कलेक्ट करेंगे और फिर उनका डैशबोर्ड बेसिकली देखेंगे कि कैसे हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फाइल बीट के कमांड्स देखेंगे। जैसे कि फाइल बीट का एक कमांड है sudo फाइल बीट मॉड्यूल्स लिस्ट। तो ये फाइल बीट के जितने भी मॉड्यूल्स है जहां से ये डेटा कलेक्ट कर सकता है वो उसको लिस्ट कर देता है। तो ये दो कैटेगरीज में करता है, नॉर्मली एनेबल्ड में करता है और डिसेबल्ड में करता है। तो डिसेबल्ड में बेसिकली आप देख सकते हैं ये सारे के सारे हैं क्योंकि ये सारे डिसेबल्ड हैं। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कुछ मॉड्यूल, जैसे अपाचे है, AWS है, अजोर है, बैरकूडा, आपका साइलेंस है, आपका गूगल क्लाउड है,
और खूब सारे हैं। किबाना को खुद से भी कर सकते हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट के कर सकते हैं, लॉगस्टार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिसके डॉट YAML फाइल्स हैं जिनको आप कन्फिगर कर सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से जिनसे भी हम लोग कलेक्ट करना चाहते हैं डेटा, उसको हम लोग बेसिकली अनेबल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं सिस्टम से कलेक्ट करना चाहूँगा डेटा को। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टाइप इन करूँगा sudo फाइल बीट मॉड्यूल एनेबल सिस्टम और फिर एंटर दबाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि उसने सिस्टम को एनेबल कर दिया है। अगर एलएस करें, सॉरी नॉट एलएस, अगर हम लोग sudo फाइल बीट मॉड्यूल्स लिस्ट करें तो आप देखेंगे कि सिस्टम यहाँ से चला गया है, वो अब एनेबल्ड की कैटेगरी में आता है। अगर मैं अपाचे के साथ भी करूँ तो उसके साथ भी यही होगा। तो अगर मैं सेम कमांड यूज़ करूँ sudo फाइल बीट मॉड्यूल्स एनेबल अपाचे, तो अपाचे को भी एनेबल कर देगा। और अगर हम लोग लिस्ट करें तो देखें कि हमारे एनेबल के अंदर अपाचे और सिस्टम आ गया है। तो अब हम लोग सिस्टम के जाके डेटा लॉग्स कलेक्ट करेंगे और फिर उसको विजुलाइज करेंगे किबाना की मदद से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे फाइल बीट के लोकेशन पे, क्योंकि उसकी .yaml फाइल वहीं पे है। तो मैं sudo nano करूँगा, फिर etc, फिर फाइल बीट के अंदर हम लोग modules.d में जाएंगे और वहाँ पे हम लोग system.yaml को पकड़ेंगे, क्योंकि वही फाइल को हम लोग एडिट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी एडिटिंग है वो पाथ्स हैं लॉग्स के, हम लोग को यहाँ पे इंक्लूड करना है। वैसे हम लोग अपने कस्टम पाथ्स रखेंगे, पर अगर हम नहीं रखते हैं तो फाइल भी जो पाथ आपके OS के ऊपर डिपेंड करता है उसके साथ लगा देगा। जैसे कि अगर मैं उबुंटू यूज़ कर रहा हूँ तो उबुंटू के पाथ यहाँ पे डाल देगा, या फिर सेंटोस, या फिर अगर मैं काली यूज़ कर रहा हूँ तो उसके बेसिस पे वो लॉग्स के डायरेक्टली डाल देगा अपने आप, अगर हम लोग नहीं डालते हैं। पर हम लोग डालेंगे देखने के लिए कि कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सिस्टम लॉग्स डालूंगा और फिर हम लोग यहाँ पे ऑथराइजेशन लॉग्स भी डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ var डॉट paths कोलन स्क्वायर ब्रैकेट कोटेशन स्लैश var स्लैश log स्लैश sys log, और हम लोग यहाँ पे स्टार डालेंगे। तो स्टार क्या आइडेंटिफाई करता है, ये बेसिकली बताता है कि जो सिस्टम लॉग है, अगर बहुत सारे सिस्टम लॉग्स हैं तो वो सारे सिस्टम लॉग्स जिनका नाम syslog से चालू होता है उनको बेसिकली कलेक्ट कर लेगा। और हम लोग इसको कॉपी करते हैं, चलिए। और फिर नीचे आके पेस्ट करेंगे। हम लोग को अब ऑथराइजेशन लॉग्स डालने हैं, तो मैं syslog मिटाऊंगा और यहाँ पे auth logs लिखूंगा, auth.log और स्टार। ओके, तो ये हमारे दोनों लॉग हो गए, सिस्टम लॉग्स और ऑथराइजेशन लॉग्स के पाथ्स हम लोग ने दे दिए हैं। हम लोग को लिखना पड़ा var.paths और उसमें पाथ्स कोटेशन मार्क्स और ब्रैकेट्स के अंदर लिखने पड़े। तो चलिए अब इसको सेव करते हैं। मैं इसको सेव करूँ, Ctrl+O Ctrl+X। अब मैंने इसको सेव कर लिया है। अब मैं बेसिकली फाइल बीट को रीस्टार्ट करूँगा। तो मैं sudo लिखता हूँ, sudo systemctl रीस्टार्ट फाइल बीट। तो अगर हम लोग स्टेटस चेक करें फाइल बीट की, तो फेल दिखा रहा है। चलिए इसको फिर से स्टार्ट करते हैं स्टॉप करके। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने होम पेज पे आएंगे तो और यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड पे क्लिक करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे क्लिक करने पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के समय हम लोग को मैनेजमेंट मिलेगा और मैनेजमेंट में आपको स्टैक मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। स्टैक मैनेजमेंट पे क्लिक कीजिए, फिर आपको स्टैक मैनेजमेंट की सारी सेटिंग्स मिल जाएंगे।
हम लोगों को अभी बेसिकली इंडेक्स मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सारे जितने भी इंडेक्सेस हैं और डेटा स्टोर है वो दिखेगा आपको। तो आप इंडेक्स मैनेजमेंट देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने आपके जो डेटा सेट्स हैं वो स्टोर्ड हैं। अभी हमारे पास दो डेटा सेट स्टोर्ड हैं। एक तो हमारा किबाना सिंपल डेटा लॉग स्टोर है और दूसरा हमारा फाइल बीट स्टोर्ड है। और ये फाइल बीट का जो डेटा है ये डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं अपनी इंस्टेंस के थ्रू। हम लोग जो सिस्टम लॉग्स कलेक्ट कर रहे हैं ये बेसिकली वही सिस्टम लॉग्स हो गए। तो अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे उनकी समरी देख सकते हैं, उसकी हेल्थ कैसी है, स्टेटस क्या है उसकी, कितने रेप्लिकाज हैं उस पर्टिकुलर लॉग के, और बाकी सारी चीज़ें। पर अब चलिए हम लोग जाते हैं इसको किबाना के थ्रू विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, हम लोगों को किबाना के अंदर इंडेक्स पैटर्न्स क्रिएट करने हैं। तो इंडेक्स पैटर्न बेसिकली हमको अलाउ करते हैं मल्टीपल इंडेक्सेस को एक साथ जोड़ के एक पैटर्न बनाने में। तो अगर मैं इंडेक्स पैटर्न पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके जितने ऑलरेडी अवेलेबल वंस हैं ये जो सैम्पल बना था और हम लोग अपना खुद का बनाएंगे। क्रिएट इंडेक्स पैटर्न पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप इंडेक्स का नाम दीजिए और आपका जो भी वाइल्ड कार्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइल बीट और जो वाइल्ड कार्ड है वो डाल दिया, तो वो मेरे को दो सोर्सेस से मैच करता है। एक तो मेरा जो एलियस है उसी इंडेक्स का और वो इंडेक्स खुद। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को अपना इंडेक्स को सिलेक्ट करना है। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग और भी लॉग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही खूब सारे फाइल बीट के लॉग्स हुए तो हम लोग को बस यहाँ फाइल बीट लिखना है और वाइल्ड कार्ड लगाना है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो एस्ट्रिक्स है वो मल्टीपल इंडिसेस को मैच करने के लिए होता है। अगर हम लोग फाइल बीट लिखें और वाइल्ड कार्ड तो मतलब जिनका भी नाम फाइल बीट से चालू होता है वो उनके साथ मैच करता है। पर अगर जैसे ही मैं एग्जैक्ट चीज़ लूँ तो देखेंगे कि वो दो सोर्सेज के साथ नहीं मैच कर रहा, जबकि वो सिर्फ एक ही सोर्स के साथ मैच कर रहा है। तो इसलिए आपका जो भी वाइल्ड कार्ड है उसके बियॉन्ड अगर आप कोई कॉपीज चाहते हैं, जैसे कि अगर ये फाइल बीट 0001 है और ऐसे खूब सारे हैं 0002 003, अगर मैं सबको सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं 1 को हटा दूंगा और जो भी इस स्ट्रिंग से चालू होते हैं उनको वो कलेक्ट कर लेगा। तो ये हो गया आपका इंडेक्स पैटर्न का डेफिनेशन। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने पे आपको ऑप्शन मिलेगा जो प्राइमरी टाइम फील्ड है या आपको जो यूज़ करनी है ग्लोबल टाइम फिल्टर के लिए वो आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो एट टाइम स्टैम्प है वही यूज़ करूँगा और फिर मैं इंडेक्स पैटर्न को क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करने से वो क्रिएट होना चालू हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने बेसिकली अपने फाइल बीक को आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपलोड कर दिया है बेसिकली डेटा को इलास्टिक सर्च पे और उससे हम लोगों ने इसको रेफरेंस कर लिया है किबाना पे। तो ये आपके सारे फील्ड्स हैं, आप इनके फील्ड्स को देख सकते हैं। नाम क्या है फील्ड के, आईडी हो गया, इंडेक्स हो गया। फिर अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, ऑडिट डॉट लॉग डॉट आइटम, ऐसे बहुत सारे लॉग्स हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाके इसके लिए एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन्यू खोला था आप उसको फिर से खोलिए और यहाँ पे आप विजुअलाइज क्लिक कर सकते हैं या डैशबोर्ड क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग विजुअलाइज को क्लिक करेंगे। अब मैं विजुअलाइज को क्लिक करता हूँ तो वो मुझे सर्टेन ऑप्शंस देगा। सबसे पहले तो अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विजुअलाइजेशंस हैं मैं उनको डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूँ और एडिट कर सकता हूँ, या अगर मैं उनको ढूंढना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ढूंढ सकता हूँ। पर मैंने कोई खुद से विजुअलाइजेशंस अभी बनाई नहीं है, ये सारे मेरे डिफॉल्ट सैम्पल डेटा के साथ आए थे। तो चलिए अब हम लोग अपना खुद का विजुअलाइजेशन बनाते हैं। मैं क्लिक करूँगा क्रिएट विजुअलाइजेशन पे और मैं सिलेक्ट करूँगा, चलिए मैं पाई चार्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है विजुअलाइजेशन के लिए। आप एरिया, कंट्रोल, गेज, हीट मैप, लाइन, टाइमलाइन, वर्टिकल बार, वेगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैप्स, आप किसी को भी सिलेक्ट करके अपना चालू कर सकते हैं विजुअलाइजेशन। मैं पाई चार्ट पे करूँगा फिर से और फिर आप अपना डेटा सोर्स चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल बीट चूज़ करूँगा डेटा सोर्स के लिए। अगेन यहाँ पे किबाना क्वेरी लैंग्वेज आप का इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। ओके, तो अब दोस्त लोग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पाई चार्ट आ गया है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हैं उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्लाइस काउंट लिखा है, स्लाइस साइज काउंट। यहाँ पे आप एग्रीगेशन डिफरेंट कर सकते हैं, काउंट की जगह कुछ और कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ काउंट दिखा रहा है कि कितने आपके लॉग्स हैं। आप उसको चेंज करके सम या टॉप हिट या यूनिक काउंट कर सकते हैं और फिर उसमें एक स्पेसिफिक फील्ड चूज कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आप इसका यूआई नहीं यूज़ करना चाहते आप डायरेक्ट यहाँ पे जेसन से भी लिख सकते हैं और फिर आप अपडेट कर दें। जब आप अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस थोड़े सेकंड में पता चल जाएगा।
और अगर आपको इनके जो विजुलाइजेशन की कोई डिटेल्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करना, मतलब कि ये लेजेंड कहाँ होना चाहिए, ये पाई चार्ट के बारे में, तो आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और आप पाई चार्ट की सेटिंग्स बदल सकते हैं। तो मैं डू नॉट से इसको नॉर्मल कर सकता हूँ, तो मैं अपडेट करता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा। तो ये नॉर्मल हो गया। मैं लेजेंड की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, मैं टॉप कर सकता हूँ, और फिर मैं लेबल्स में ये कर सकता हूँ कि वो लेबल्स को शो करे, और फिर मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो ये मेरा अपडेटेड विजुलाइजेशन हो गया। मैं इसको जाके सेव कर दूंगा। मैं सेव में इसमें लिखूंगा काउंट सिस लॉग काउंट पाई चार्ट, और मैं इसको सेव कर दूंगा। तो ऐसे मैं सेव कर दूंगा डिस्क्रिप्शन भी देके। तो ये मेरा एक विजुलाइजेशन सेव हो गया है, और इसका टाइटल रेलेवेंट दीजिएगा। अब बेसिकली हम लोगों ने विजुलाइजेशन को बनाना सीख लिया है। अब हम लोग जाके एक डैशबोर्ड बनाएंगे। तो मैं डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर से लेफ्ट मेन्यू में जाके, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड है। हम लोग को यहाँ वापस जाना है बैक, तो हम लोग डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ ऊपर। और फिर हम लोग का ऑप्शन आएगा डैशबोर्ड्स को क्रिएट करने का। तो हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू या ऐड न्यू विजुलाइजेशन करेंगे ये नए ऑब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हमारे पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए। अगर हम लोग चाहें तो गेज को ऐड कर सकते हैं, या फिर पाई चार्ट, या कुछ भी अगर हम लोग चाहें। और अगर आप लोग चाहें कि कोई एग्जिस्टिंग विजुअलाइजेशन ऐड करें तो ऐड एन एग्जिस्टिंग पे क्लिक कीजिए। वो आपको सारे पैनल्स दिखाएगा और आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बनाया था सिस लॉग काउंट पाई चार्ट, तो उसको ऐड कर देगा। अगर मैं कोई और चीज़ चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे फाइल टाइप स्कैटर प्लॉट है, इसको क्लिक करता हूँ। अब ये भी ऐड हो गया। अब हम लोग क्लोज करेंगे इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों टाइप के ग्राफ्स अब आ गए हैं। अब आप अगर चाहें तो अपने डैशबोर्ड को भी सेव कर सकते हैं। मैं इस पर सेव पे क्लिक करूँगा। आपको नाम देना होगा, रैंडम डैशबोर्ड है हमारा, और हम लोग सेव करेंगे। और फिर हम लोग इस डैशबोर्ड को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया है। ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग हमारे जो सिस्टम डेटा है उसको प्रॉपर्ली विजुलाइज करते हैं। उसके लिए हम लोग के पास कस्टम डैशबोर्ड्स ऑलरेडी हैं, और उससे हम लोग को रियल टाइम में भी डिफरेंस पता चलेगा। तो चलिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं वापस आऊँगा अपने इंस्टेंस पे, और यहाँ पे हम लोग अपने कस्टम डैशबोर्ड को डाउनलोड करेंगे। तो बेसिकली हम लोग खुद का नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उसमें एक्सटेंसिव डैशबोर्ड बनाने में बहुत टाइम लगता है, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कोई अच्छे डैशबोर्ड कैसे दिखते हैं। तो मैं यहाँ पे कमांड डालूंगा sudo filebeat setup -e। तो ये मेरे लिए बहुत सारे डैशबोर्ड्स और विजुलाइजेशंस को डाउनलोड कर देगा। तो मैं एंटर दबाता हूँ, तो आप देखें कि ये डाउनलोड करना चालू कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने फिनिश कर दिया वो। अब हमारे डैशबोर्ड्स डाउनलोड हो गए हैं। अगर हम लोग वापस आएँ, मेन्यू पे फिर से क्लिक करें, और अगर डैशबोर्ड पर जाएँ, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि खूब सारे नए डैशबोर्ड्स आ गए हैं, फाइल बीट के स्पेशली, जो फाइल बीट रिलेटेड हैं। तो हम लोग का जो है वो सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे सिस्टम लिखूँगा। हमारे लॉग सिस्टम लॉग्स हैं, इसलिए मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल बीट के लिए, सिस्टम के लिए बहुत सारे डिफरेंट डैशबोर्ड्स हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को जो सिसलॉग डैशबोर्ड है वो दिखाता हूँ, और जो सूडो कमांड ECS वाला है वो दिखाता हूँ। तो मैं क्लिक करके अगर खोलूँगा इसको, तो गाइज ये हमारा डैशबोर्ड हो गया। कि देखिए यहाँ पे सिस्टम लॉग्स के जो विजुलाइजेशंस हैं हमारे डैशबोर्ड पे, जैसे कि ये जो सबसे पहला विजुलाइजेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि वो काउंट कर रहा है कितने इवेंट्स हुए हैं हर टाइम पे। ये 30 सेकेंड के स्टैम्प्स में दिखा रही कितने टाइम वो इवेंट्स हुए हैं हर 30 सेकेंड्स के टाइम पीरियड में। और ये आपका सिस्टम होस्ट नेम और प्रोसेसेस दिखा रहा है, जैसे कि इस IP पे ये जो अंदर वाला सर्कल है ये दिखा रहा है कि ये हमारा सिस्टम है,
और इस सिस्टम पे वो दिखा रहा है कि कितने प्रोसेसर हैं, जैसे कि किबाना चल रहा है, फाइलबीट है और स्नैपडी करके एक प्रोसेसर जो चल रहा है। और अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप सारे के सारे जो लॉग्स हैं वो देख सकते हैं इंडिविजुअली, जैसे कि यहाँ पे फाइलबीट जो प्रोसेस नेम है उसके सारे लॉग्स चल रहे हैं, किबाना के चल रहे हैं और बाकी सारे बहुत सारे लॉग्स चल रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे आएँ तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक दूसरा डैशबोर्ड है। ये हमारे सूडो कमांड्स, ये हमारे सूडो कमांड्स का डैशबोर्ड है। आप जो यहाँ से भी क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। SSH लॉगिन्स का भी एक है डैशबोर्ड, और एक न्यू यूजर्स एंड ग्रुप्स का भी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं जो टॉप सूडो कमांड्स हुए हैं। तो अभी राइट नाउ हम लोगों ने फाइल बीट सेटअप -e किया था, और आप देख सकते हैं कि सूडो कमांड्स बाय यूज़र कितने सेकंड्स में हुए हैं। तो ये सारी डिटेल्स को आपको दिखाता रहता है, सूडो एरर्स भी, तो वो सब। तो ये बेसिकली हमको सिस्टम के सारी डिटेल्स के बारे में डैशबोर्ड्स के थ्रू दिखा रहा है, जैसे कि हमारा सूडो कमांड्स और हम लोग के सिसलॉग्स वही। अब अगर आप लोग चाहें तो आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारी डिटेल्स लिख सकते हैं कि प्रोसेस किस टाइम पे क्या प्रोसेस चली, और आप लेजेंड को चेंज कर सकते हैं, कलर इसके ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं तो दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छा लगे इसको देखने में। तो आप ELK के साथ बेसिकली ये सब कर सकते हैं। आप डेटा रियल टाइम में कलेक्ट कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं इंडेक्स करके, उसको फिर एनालाइज करें और फिर उसको बेसिकली आप विजुलाइज करें। और विजुअलाइजेशन से आपको खूब सारी चीज़ें पता चलती हैं आपके सिस्टम के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम को फर्दर इम्प्रूव करते हैं। तो ये हो गया आपका इलास्टिक या ELK स्टैक। तो दोस्त लोगों, मैं होप करता हूं कि आप लोगों को इस ट्यूटोरियल में बहुत मजा आई और आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। और फिर से एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में। आप अगर ग्रेट लर्निंग एकेडमी पे जाएंगे तो आपको 80 से ज़्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे और आप उनमें एनरोल करके सर्टिफिकेट पा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी ग्रेट लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके भी आप ये कर सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।